आज एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें इस सरकार की मंशा, ये सरकार किस दिशा में काम कर रही है और किस तरह से बहुजनों को, आदिवासियों को, दलितों को, महिलाओं को जिस तरह से छला जा रहा है, जिस तरह से उन्हें तकलीफ दी जा रही है, उसका एक उदाहरण, जिसके पीछे कई उदाहरण हैं, उसे लेकर हम आ रहे हैं। पहले हमारी सम्मानीय सांसद मुंबई की वर्षाताई गायकवाड़ जी, जो अध्यक्षा भी है मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की, वो पहले आपके सामने समक्ष अपना एक विषय रखेगी और उसके बाद मैं विषय रखूंगा। मैं विनती करता हूं वर्षाताई से कि वो अपनी बात रखें। मेरे साथी जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया अभी वो हमारे सुलोंडे जी, जो हमारे प्रवक्ता भी है महाराष्ट्र प्रदेश के, और जैसे उन्होंने विषय की शुरुआत की, बहुजन, वंचित और महिला के लिए जिस तरह से जो है वो बीजेपी और आरएसएस की सोच है, वो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से जो है मैं डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दो, इस बात का आह्वान करने आई हूँ। 23 अक्टूबर को जब पूरा देश जो है वो भाई दूज मना रहा था, हमारे महाराष्ट्र में भी हम लोग सब समृद्धि के घर घर में दीप जला रहे थे। उसी वक्त हमने एक बेटी, एक बहन को खोया, जिसका नाम संपदा मुंडे है। मुझे उसकी थोड़ी पार्श्वभूमि आपको बतानी होगी कि संपदा मुंडे जो है वो एक निडर, कर्तव्यदक्ष, ईमानदार मेडिकल ऑफिसर थी। वो बीड जिले के जो है ग्रामीण जिले से गाँव से आ रही थी, और मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो जो है साधारण बहुजन समाज के परिवार से आ रही थी। उनके पिताजी जो है वो छोटे किसान हैं, अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना वो पूरा करना चाहते थे, और इसीलिए जो है उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी रखी ताकि उनकी बेटी डॉक्टर बने। एजुकेशनल लोन लिया और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेज दिया। संपदा मुंडे जी ने भी जो है डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की और सातारा जिले के पलटन के एक उप जिला सरकारी रुग्णालय में वो काम करने लगी मेडिकल ऑफिसर के तय पे। आपको एक चीज़ इसमें मैं बोलना चाहूँगी, समाज के लिए और बाकी लड़कियों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बनी, और जिनके माध्यम से लोग जो है समाज के लोग इसकी तरफ देखने लगे। लेकिन आपको पता है कि जब जब इतिहास में हमने देखा है कि जब जब कोई सच की साथ देता है, सच की लड़ाई लड़ने के लिए काम करता है, तो किस तरह व्यवस्था जो है उसको विफल करने के लिए लग जाती है। मेरी आज इस माध्यम से यही है कि व्यवस्था ने उसे किस तरह से जो है वो सजा दी, इस मामले में मैं इस पर बात करना चाहूँगी। आज मैं उसके लिए शोक भावना तो व्यक्त करने आई हूँ, लेकिन हम इसमें उसके लिए जो है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही में उसके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, और साथ ही जो अधिकारी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, सच्चाई से सरकार के सामने न झुकते हुए अपनी बात रखते हैं, उन सब के लिए मैं आज हक की बात करने के लिए आई हूँ, न्याय की बात करने के लिए आई हूँ। मुझे महाराष्ट्र के बारे में कुछ कहना है। आज महाराष्ट्र की आप अगर कानून व्यवस्था देखेंगे तो एनसीआरबी के अहवाल के अनुसार आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की कानून की जो व्यवस्था है उसका भयानक पतन हुआ है। आज महिला अत्याचार की बात लीजिए, कस्टोडियल डेथ की बात लीजिए, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात लीजिए, आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे हो रहा है। और आम नागरिक छोड़ दीजिए, आज अगर हम बात करेंगे ऑफिसर्स की, तो आज ऑफिसर्स के ऊपर भी जो है बड़े पैमाने पे जो है इसका वातावरण दिख रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बने तो राज्य अपराधी बनता है। ये हमने पहले भी देखा है और हम आज भी देख रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर संपदा की जंग किससे थी? डॉक्टर संपदा की जंग थी राजनीतिक दबाव और तंत्र की विफलता से। आप जानते हैं कि डॉक्टर संपदा मुंडे जो है वो राजनीतिक दबाव का सामना कर रही थी, और मुझे यहाँ पे कहना होगा कि महायुति के ही घटक पक्ष के अजित दादा, एनसीपी की पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे जी ने कहा है कि डॉक्टर संपदा मुंडे जो है, आपको पता है कि जो है दबाव में थी, राजनीतिक दबाव में। अब यह सवाल आता है कि किसकी राजनीतिक दबाव में थी वो, तो मुझे यहाँ पे कहना होगा कि भाजपा के पूर्व सांसद रंजीत सिंह नाइक निंबाळकर जी और उनके जो शुगर फैक्ट्री के पदाधिकारी हैं और उनके 2 सहसचिव हैं, इनके माध्यम से जो लोगों के ऊपर जो हमला किया जाता था, कामगारों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, उसके लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता था कि उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। और इस फर्जी काम में डॉक्टर संपदा मुंडे उनके खिलाफ थी, उनका विरोध कर रही थी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया उनसे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी बदला जाए। ये दादा का आदेश है। अब ये दादा कौन है आप समझ गए हो कि पूर्व सांसद की इसमें बात हो रही है। साथ ही में उनको ये भी कहा गया, धमकाया गया कि अगर आप नहीं देंगी तो जो है हम जो है इसके पूरा आपको सबक सिखाया जाएगा। इस तरह से धमकाने का काम हुआ, तो उनको अपमानित भी करने का काम हुआ कि ये जो लड़की है वो क्योंकि बीड जिले से आती थी, बहुजन समाज से आती थी, तो ये बीड जिले से है, जहाँ वहाँ आने वाले मजदूर भी बीड जिले से आते हैं, उस तरह कामगार रहते हैं, तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देगी क्योंकि ये बीड वाली है। उनको इतना भी कहा गया, ब्लैकमेल भी किया गया कि अगर आप जो है इसको हम फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगी तो हमें जो है आपके वीडियो जो है वायरल करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ब्लैकमेलिंग करने के बाद भी डॉक्टर संपदा मुंडे जी नहीं डरी। उन्होंने जो है पूरी तरह से, मैं बताना चाहती हूँ, इस सब चीज़ों का इनकार किया। उसके बाद उन्हें अपने वरिष्ठ जो अधिकारी है उनसे शिकायत की, पत्र लिखे, न्याय के लिए गुहार मांगी, और इस मामले में उन्होंने, मैं सब डॉक्यूमेंट लेके आई हुआ, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। 19 तारीख को जो है डॉक्टर संपदा जी ने जो है DYSP को एक पत्र लिखा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो 4 पन्ने वाला पत्र है
कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट में इसको सुसाइड नोट के साथ जैसे आपने मालूम है कि उसको कंसिडर करने का काम किया है, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से लिखा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से जो है आपको मैं बताना चाहूँगी कि उनको फर्जी सर्टिफिकेट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने ये बात वहाँ पे रखी है और मैं उनके भाई का भी एक पत्र लेके यहाँ पे आई हूँ, जिन्होंने भी बताया है। साथ में मैं माहिती के अधिकार का भी कॉपी लेके आई हूँ, जिसमें संपदा मुंडे जी ने खुद इस बात का जो है पूरी तरह से ये किया है कि संपदा मुंडे जी ने कहा है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने केसेस की है, जो मैंने बातें की है बार बार, जिसकी मैंने चौकसी मांग की है, उस चौकसी मांग के लिए 19 जून से लेके 2025 से लेके 19 जून के मैंने 13 अगस्त तक जितने पत्र लिखे हैं, उस पत्रों के बारे में जो मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी मालूमात मिलनी चाहिए। उनके भाई ने भी उसी बात का जिक्र किया है, जिसका जिक्र मैंने आप सबके सामने रखा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को, वरिष्ठ डॉक्टरों की जो है वो विभागीय जांच उनके ऊपर हुई, डीवाईएसपी ने जो है उनके पत्रों को अनदेखा किया और ये जो व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था ने जो है उनको विफल करने का काम किया। फिर वो इस बात को जो है उन्होंने लिखा है, अब तो ये सहन नहीं होता, मेरी मौत का ही कारण यही न्याय दूं, ये उन्होंने दोहार लगाई। उनके जो ये पत्र गए हैं, उनके जो लेटर ये गए हैं, जिसमें जैसा मैंने कहा कि माहिती के अधिकार के माध्यम से 19 जून में डीवाईएसपी को, फिर जो कमेटी तकरार की आई उसका जो उन्होंने 4 पन्ने का एक्सप्लेनेशन किया, उसमें इन सभी में उन्होंने जो है पूर्व सांसद रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर जी के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी उनको अटक नहीं हो पा रही, ये सब मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। डॉक्टर संपदा के जो है अंतिम क्षणों की बात करते हैं, जब उनसे कागज छीन लिया गया तो आपको पता है कि उनका हाथ बोल उठा। आपको पता है कि जब सुसाइड नोट आई डॉक्टर संपदा की, उस सुसाइड नोट जो है वो हाथ पे लिखा हुआ, जिसका फोटो मैं लाई हूँ, आपने सबने देखा होगा उनका। ये हाथ का आपने देखा होगा शायद, ये हाथ का फोटो, हाँ ये हाथ का फोटो है। जैसा मैंने कहा कि अंतिम क्षणों में जब उनके पास उनके कागज छीन लिया गया तो हाथ जो है वो बोल उठा। और डॉक्टर संपदा ने उनके सुसाइड नोट में जो है, आप सोचिए हाथ पे क्यों लिखा है, ऐसा अगर सोचेंगे तो क्यों लिखा, आप सोचिए, क्योंकि वो ये समझ गई थी कि अगर उनकी मौत होती है तो क्या ये कागज़ कोई छुपा लेगा। जिस तरह से उनके ऊपर बार बार लगातार जो है उनको जो पहले से भी दबाने का कोशिश चल रही थी, वैसा कुछ होगा। आप अगर देखेंगे तो इस हस्ताक्षर पे के भी काफ़ी सवाल उठे हैं, क्योंकि जो हस्ताक्षर तज्ञ है उनका कहना है कि हस्ताक्षर जो उनके हाथ पे लिखे हैं, जैसा निरीक्षक शब्द की बात चली, और जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें अंतर है, वो मेल नहीं खाते हैं। तो हमारा कहना है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस व्यवस्था ने उनके में इतना जो है वो निराशा और अविश्वास की भावना पैदा की, जबकि वो सबसे बड़ी पॉजिटिव लड़की थी, कि सबसे बड़ी उनकी उम्मीद पुलिस थी। वो चाहती थी कि पुलिस उन्हें बचाए, लेकिन पुलिस को आपको पता है कि उनके उत्पीड़न का कारण बनी है। अगर पुलिस ही गुंडे बन जाए तो राज्य किसके हाथ में होगा और क्या हाल होगा, इसका हम देखते हैं कि संपदा के ऊपर जो है, आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, और वो पीएसआई गोपाल बदने ने किया। जो पहला बलात्कार हुआ वो 15 जून 2025 को हुआ, दूसरा बलात्कार जो हुआ वो 10 जुलाई 2025 को हुआ, तीसरा बलात्कार 5 अगस्त 2025 को हुआ, चौथा बलात्कार 20 सितंबर 2025 को हुआ। और इसमें जो है उसको ब्लैकमेलिंग में धमकाने का काम किया। प्रशांत बनकर का भी नाम आया, जो शारीरिक और मानसिक उनका जो है वो उत्पीड़न करते थे, मारपीट करते थे, उनका अपमान करते थे, गाली गलौज करते थे। अगर आत्महत्या की बात निकले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आत्महत्या नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल हत्या है, ये हमारा पहले तो कहना है। मैं और भी चीज़ें कहना चाहती हूँ कि साजिश और दबाव का किस तरह से जाल बुना जाता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है 2 दिन बाद पलटन गए, पलटन में मीटिंग आयोजित की। उस स्टेज पे उनके साथ वो सभी लोग थे जिनके ऊपर जो है डॉक्टर संपदा जी ने उंगली उठाई थी, जिनके ऊपर उन्होंने सवाल पैदा किए थे, वो सभी उनके साथ मंच पे थे। वो मंच पे गए, उन्होंने मंच भाषण किया कि अगर मुझे इस चीज़ में कुछ गलत दिखता तो मैं यहाँ पे नहीं आता। रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर जी, आप डरिए मत, मैं आपके पीछे हूँ। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर संपदा ने बार बार पत्र लिखे, बार बार गुहार लगाई, पुलिस इंस्पेक्टर जो पीएसआई है उसके ऊपर जो है उन्होंने बलात्कार के आरोप लगे, इसके बावजूद भी आपने त्वरित किसी चीज़ की मालूमात, किसी चीज़ की चौकसी नहीं करते हुए क्लीन चिट क्यों दिया? आप किसे बचाना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस जी? ये मेरा उनसे सवाल है। अधिकारी को या राजनीतिक अपने सहकारी को या जो उनके पूर्व सांसद है उनको आप बचाना चाहते थे? ये मेरा उनसे सवाल है। आपको पता है कि जिस तरह क्लीन चिट देने का देवेंद्र फडणवीस जी को आदत पड़ गया है, जैसे आपको पता है कि परभणी में सूर्यवंशी की जो केस थी जिसमें पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई थी, जिसके बारे में भी जो है आके उन्होंने जो है क्लीन चिट देने का काम किया था। आरएसएस और भाजपा की भूमिका हमेशा यही रही है, महिलाओं को, बहुजन वर्ग की जब बात आती है तो पीड़िता के साथ न खड़े होते हुए प्रस्तावित जो व्यवस्था होती है उसके साथ वो खड़ा रहने का हमेशा ही काम करते हैं। आप उत्तरा का एग्जाम्पल दीजिए, बहुत सारी चीज़ों में आपको दिखेगा कि आरएसएस और बीजेपी की यही भूमिका रही है। उसके बाद 2 लड़कियां सामने आई, जिसका वर्षा आगावने और हर्षा आगावने जी 2 लड़कियां सामने, जिसका वीडियो भी आया है, जो वीडियो मैं दिखाना चाहूंगी। कालचा विकास जैसे
थांबवाय सगळं कुठं केसेस वगैरे तिथे नाही होणारे माझ्या आई वडिलांवरती. माझ्या फेरीला जसं माझ्या आई वडील सगळीकडे फिरतात. माझे वडील आज जेलमध्ये आहे. किती दिवस हे सगळं चालणार? थांबवाय सगळं खूप त्रास होतो. मी तुमच्या आज जोडून जाते माझ्या आई वडिलांपासून. पण मला जो त्रास होतो तो माझ्या आई वडिलांना नाही बघायचं. प्लीज तुम्हाला दया येत असेल माझी तर प्लीज थांबवाय सगळं. खरंच मला बी खूप त्रास होतो आणि आमच्या आई वडिलांना आमचा त्रास पण नाही बघायचा. आमच्यासाठी जी लोक काम करत होती ती पण आज आमच्यापासून खूप लागली आणि जी लोक आमच्यासाठी पळत होती ते आमच्या जवळ सुद्धा येऊ शकत नाही. खरंच खूप त्रास होतो. हा विनंती. इसमें ये लड़की मुख्यमंत्री महोदय से मतलब बात कर रहे हैं, वो सांसद पूर्व सांसद से, तो मुख्यमंत्री महोदय को मैं कहना चाहूँगी कि जो वीडियो है वो खुद उन्होंने देखा है कि पता नहीं, तो इसे देख ले। इसमें वो जो है जो पूर्व सांसद है रंजीत सिंह नाइक निम्बाड़कर जी, उनके जो सहकारी है और उनके जो फैक्ट्री के प्रशासक है उनके ये कह रही है कि यातना शोषण की जो गंभीर आरोप उनके ऊपर वो कर रही है और जिस तरह से उनको तकलीफ दी जा रही है उनके फैमिली को, उसको दिखाने का उन्होंने यहाँ पे जो है बात की है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी एक घटनाएं नहीं है, जिसका जिक्र ये भी करेंगे कि ननावरे कुटुंब की बात करेंगे, उन्होंने भी आपको मालूम है कि आत्महत्या की। तो ये एक छोटा सा आपको दिखता होगा कि एक छोटा सा बात दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक घटना नहीं है, आपको समझना पड़ेगी। इसके पीछे बड़ी साजिश है। और मुझे देवेंद्र फडणवीस से 2-3 सवाल पूछने हैं। एक तो मुझे देवेंद्र फडणवीस से पूछना है कि आपने आते ही क्लीन चिट कैसे दे दी। एक तो देवेंद्र फडणवीस जी, आप खुद जज अपॉइंटमेंट करने का हमने सुना है, जैसे सरकार को होता है अधिकार, लेकिन आप कब से जज बन गए? एक तरफ आप लाडली बहन की बात करेंगे, एक तरफ आप 1500 रुपए देने की बात करेंगे, और दूसरी तरफ आप कोई बहन को जो है वो न्याय देने की बात नहीं कर रहे, उसके लिए इंसाफ करने की बात नहीं कर रहे, उसके जो पत्र आए हैं, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन आया है उसके ऊपर आप कोई चौकसी करने की बात नहीं कर रहे। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि ये साजिश के हिस्से को आप क्यों जो है छुपाने का काम कर रहे हैं, किसको बचाने का काम कर रहे हैं? आपके पूर्व सांसद, आपके पार्टी के सहकारी, या वहाँ के उपस्थित रहने वाले पुलिस अधिकारी, किसको बचाने का काम आप कर रहे हैं? ये मेरा उनसे सवाल है। आज खुले तौर पर जो है सच की मांग यही है कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। और डॉक्टर संपदा मुंडे के मौत के पीछे कौन है, उसको बचाने के लिए सरकार और पुलिस यंत्रणा क्यों इतनी काम कर रही है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जिन अधिकारियों ने संपदा मुंडे की याचिका के तरफ देखा नहीं, उसको फॉलो किया नहीं, उनको जो है सातारा जिले में उनके पास ही ये जो केस है उसकी जांच दी गई है। तो हमारा और उनके परिवार का भी कहना है, संपदा के परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। तो इसे जो है वो पूरी तरह से जो है निष्पक्ष तरीके से जो है स्वतंत्र और उच्च स्तरीय की जांच होनी चाहिए। ये उनके जो है वो परिवार की मांग है, और मैं समझती हूँ कि उसका साजिश जो इसके पीछे का षड्यंत्र है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। ये भी उनके परिवार की मांग है। उनका कहना है हमें संवेदना नहीं, हमें न्याय चाहिए। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि उन्हें न्याय मिले। लेकिन महिला आयोग की जो शर्मनाक रवैया रहा इसमें, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहती हूँ। राज्य महिला आयोग की हमारी अध्यक्षा फलटन में गई और उसके बाद जो उन्होंने 2 घंटे पुलिसों के साथ पूरा वक्त बिताया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। मुझे उनसे एक सवाल पूछना था कि उन्होंने पीड़ित लड़की के माता पिता से क्यों बात नहीं की, ना उनसे कोई मुलाकात की, ना उनसे आपने कुछ बात करने के बगैर ही आपका भूमिका क्या थी। मेरा एक सवाल है कि राज्य महिला आयोग का भूमिका क्या है? महिलाओं को सबल बनाना, महिलाओं के प्रति जो है कानून में किस तरह से बदलाव करना चाहिए, उनको सशक्त कैसे करना चाहिए, उसके लिए काम करना। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने ये देखा कि उन्होंने पूरी तरह से जो है उल्टा डॉक्टर संपदा के जो है चरित्र हनन के ऊपर जो है बात की। और मैं इस बात को उठाना भी चाहती हूँ कि जो संस्थाएं महिला की रक्षा के लिए होनी चाहिए वो आज सत्ता की ढाल बनकर क्यों बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसके ऊपर भी सवाल उठाना चाहती हूँ। मेरा कहना यह है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वरूप से जो है डॉक्टर संपदा के परिवार से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके साथ खड़ी रहेगी। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी उनके साथ लड़ेगी। साथ ही हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और IYC के अध्यक्ष भी उनसे मिलने गए, फैमिली से उनको सांत्वनित किया। तो हम मांगे आज इसके माध्यम से जो कर रहे हैं वो मांग, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि सभी चीज़ों की जो है वो सच्चाई सामने होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट SIT या एक जो है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि न्यायालय हाईकोर्ट की कमेटी, इसके माध्यम से इंक्वायरी होनी चाहिए या CBI के माध्यम से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो सुसाइड नोट जो आया है उसमें जिन जिन आरोपियों का नाम है उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। PSI गोपाल बडने, प्रशांत बनकर और साथ ही में रंजीत सिंह नाइक निम्बाड़कर, इनके साथ और जिनके उसमें नाम है उनके ऊपर जो है गिरफ्तारी की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने आके आपको पता है कि वहाँ पे जो क्लीन चिट देने का काम किया विदाउट किसी इंक्वायरी के, तो मैं चाहूँगी कि उन्होंने भी माफ़ी मांगनी चाहिए। एक महिला का इसमें मौत हुई है और कोई किसी भी तरह का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करते हुए, इंक्वायरी नहीं करते हुए उन्होंने एक दबाव यंत्र और एक साजिश को सपोर्ट करने का काम किया है क्या, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और पीड़ित परिवार को वित्तीय मदद और सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये भी हम यहाँ से बताना चाहेंगे। जो वरिष्ठ ऑफिसर जो थे या DYSP थे जिन्होंने इसमें जितना ध्यान देना था उतना ध्यान दिया नहीं, उनके ऊपर भी मैं कहूँगी कि विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। साथ में डॉक्टर संपदा मुंडे की स्मृति में महिला डॉक्टर सुरक्षा अधिनियम की भी है जो उसके निर्माण होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही अंत में कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उस दिन भाई दूज थे और बहन की रक्षा करना, बेटी की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दिन ये घटना हो गई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर संपदा मुंडे का मृत्यु जो है वो त्रासदी नहीं है, महाराष्ट्र की आत्मा की परीक्षा है। महाराष्ट्र में आज भी न्याय जिंदा है
और इसलिए हम आने वाले दिनों में इसके लिए जब तक दोषियों को गिरफ्तारी नहीं होगी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम ये वादा करना चाहते हैं हम ना रुकेंगे, हम ना झुकेंगे, हम ना डरेंगे। आने वाले दिनों में ये लड़ाई वैसे जारी रहेगी जब तक डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय नहीं मिलता। धन्यवाद। संक्षिप्त में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जिस तरह का पूरा ब्यौरा वर्षा जी ने आपके सामने रखा, उसके पीछे एक सोच है। वो सोच है संघ की सोच, आरएसएस की सोच। हमारे विचारों के साथ अगर आप खड़े रहोगे तो आप बलात्कार करो, हत्या करो, डाका डालो, चोरी करो, हम ताकत से आपके पीछे खड़े रहेंगे। और ये पूरे देश में हो रहा है, जिसका प्रातिनिधिक उदाहरण जो है वो डॉक्टर संपदा मुंडे के जो हत्या हुई है, जो एक संस्थागत हत्या है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, उसके माध्यम से पूरे देश के सामने हम रखना चाहते हैं कि ये 11 साल का जो शासन है केंद्र का और महाराष्ट्र का, वो जिस आरएसएस की विचारधारा पे चल रहा है, वो आरएसएस की विचारधारा बहुजनों, आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न पे खड़ा है। वो चाहता है कि उन्हें पैरों के नोक पे रखा जाए, जूते के नोक पे रखा जाए, और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जिसके लीडरशिप में पूरा पुलिस महकमा चौकसी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसकी हिम्मत होती है उसी फलटन में जाकर खड़े होकर यह कहने की कि आप चिंता मत करो, हम आपके पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। यानी संवैधानिक उल्लंघन है, शर्म तो किसी चीज की बची नहीं है। आप इस्तीफा तो दोगे नहीं, और माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये न्याय संगत है। ये शिवशाहू फुले आंबेडकर की जो विचारधारा है महाराष्ट्र की, उसके साथ खड़े हैं और ये उसके खिलाफ खड़े हैं, तो ये कभी माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे ऐसा लगता नहीं। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहने का कोई भी नैतिक और संवैधानिक अधिकार रहा नहीं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देके बाजू हो जाना चाहिए। अगर ऐसा अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते हैं, तो यह तय होता है कि एक लड़की पर, जो गरीब किसान की लड़की है, जिसने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे डॉक्टर बनाया, उसने भी अपने माता पिता के सपने पूरे किए, और एक लड़की बहुजन समाज की जब पढ़ लिख कर आगे आती है तो पूरे बहुजन समाज के लिए वो इंस्पिरेशन बनती है, प्रेरणा बनती है। उसे कैसे कुचला जा सकता है ताकि दूसरी कोई महिला, दूसरी कोई लड़की, आदिवासी समाज की, बहुजन समाज की, दलित समाज की आगे आकर इस तरह की हिम्मत न करे कि वो डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। इस तरह की दहशत जो है वो पैदा करने का काम जो है वो महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। इसी तरह का कठुआ में हुआ था, पूरी संस्था कठुआ में पीछे खड़ी थी। इसी तरह का हाथरस में हुआ था। उस मां का दुख जो है वो हमने देखा था कि हल्दी भी नहीं लगाने दी। तो किसको संरक्षण मिल रहा है और क्या संविधान से देश चल रहा है, नहीं चल रहा है, यह सोचना है देश की जनता को। क्योंकि आरएसएस के संविधान से, मनुस्मृति से देश अगर चलेगा तो वही होगा जो 12 दिसंबर 1949 को हिंदू कोड बिल के नाम से सभी महिलाओं को समानता का, आर्थिक समानता का, शिक्षा का, अपने पैरों पर खड़े रहने का जब अधिकार दिया जा रहा था, तो रामलीला मैदान में, यही दिल्ली के रामलीला मैदान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए जा रहे थे। वो सोच आज भी 77 साल के बाद इस देश में अपना सर उठाकर संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। क्या ये देवेंद्र फडणवीस जी को शोभा देता है? जिसकी जांच चल रही है, पुलिस महकमा जिसके अंडर में है, वो खुद जाकर अगर क्लीन चिट दे रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो संदेश दे रहा है अपने महकमे को कि खासदार सांसद निंबालकर जी को, रणजीत सिंह निंबालकर जी को हाथ लगाना नहीं है, उनके ऊपर कोई गुना दाखिल करना नहीं है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो देवेंद्र फडणवीस का रावण राज है महाराष्ट्र में, देखिए ये नन्नावरे जी डेप्युटी मंत्री का वीडियो है जिन्होंने आत्महत्या आमच्या दोघांच्या आत्महत्येच्या पाठीमागे हे 4 जण जबाबदार आहेत. डॉक्टर मुंडे यांच्या आत्महत्या प्रकरणात माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचं नाव चर्चेत आलं होतं. त्यानंतर एक जुना व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. फलटण सातारा येथील दाम्पत्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी व्हिडिओमध्ये माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर व इतर राजकीय नेत्यांचे नाव घेत आमच्या आत्महत्यास हे सर्व कारणीभूत आहेत. आता या व्हिडिओनंतर देवेंद्र फडणवीस हे निंबाळकर यांच्यावर कोणती कारवाई करणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. संग्राम त्याला मदत करणार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि ज्ञानेश्वर देशमुख होते, नितीन गाडगे देशमुख होते, हे जबाबदार आहेत आणि हे जबाबदार राहतील. आमच्या दोघांच्या आत्महत्येच्या पाठीमागे हे 4 जण जबाबदार आहेत. आणि बाकी पोलिसांनी आणखी शोधावं त्याच्यामध्ये, कोण नाही सगळ्यांची शोध करावी आणि चांगल्या पद्धतीने चौकशी करावी. अब इस महिला पर मौका लगाया गया है, ईडी की रेड हुई है, प्रताड़ित किया गया है,
और इसकी कोई जांच नहीं है। ये 10 मुआ रावण जो है ये अलग अलग मुझसे बात करता है, कभी पडलकर बात करते हैं, कभी नीतीश राणे बात करते हैं, कभी मोहित कंबोज बात करता है, और कभी कभी नाइक निंबालकर जैसे सांसद कॉन्सेंट्रेशन कैंप चला रहे हैं। फलटन का पुलिस स्टेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन चुका है। 1 मिनट में 4 एफआईआर, 277 एफआईआर सामने रखने के बाद भी अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कलेजा अगर नहीं थर्राता होगा, नहीं पसीजता होगा, तो महाराष्ट्र में संविधान शाहू फुले अंबेडकर जी जिन्होंने सामाजिक आंदोलन के धुरी रहे हैं, उनके महाराष्ट्र को किस दिशा में ये लेकर जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में पूरे देश की जो महिलाएं हैं जिनको ये बहन बहन बोलकर 1,500 रुपए देते हैं, उनके बारे में इनके दिल में सही में इज्जत क्या है, ये प्रदर्शित करने वाली ये 2-3 घटनाएं हैं जो स्पष्ट रूप से सामने आई है कि एक डॉक्टर महिला को आत्महत्या करनी पड़ी है, पढ़ी लिखी डॉक्टर महिला को अपने हाथ पे सुसाइड नोट लिखनी पड़ती है, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। 2 डाइंग डिक्लेरेशन आपके सामने रखे हैं, तीसरा आपके सामने हाथ में जो लिखा है उसने वो रखा है, और उसके बावजूद अगर नाइक निंबालकर सांसद, ये केवल बीजेपी का सांसद है, इसलिए अगर स्पॉट फ्री घूमता होगा तो इस देश का संविधान बचा है क्या, संविधान से ये देश चल रहा है क्या, इस पे कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। हम मांग करते हैं ऐसी एसआईटी फॉर्म की जाए जिसे सीबीआई के समकक्ष पूरे पावर दिए जाए, वो तटस्थ पुलिस हो, पलटन के ना हो, जो डीवाईएसपी है, जो पीएसआई है, जो बनकर है, उनकी पूरी तरह से जांच हो, विभागीय जांच हो पुलिस अधिकारियों की, एसपी की भी जांच हो कि उसकी भूमिका क्या रही है, राजनीतिक दबाव किस तरह से आया है, और देवेंद्र फडणवीस जी जो कि मुख्यमंत्री है उन्होंने क्लीन चिट देने की हिमाकत कैसे की, उसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र था, इसको भी जांच के दायरे में लाया जाए। आरएसएस के राज से, आरएसएस के विचार से, आरएसएस के मनुस्मृति से ये देश नहीं चलेगा। इसका संज्ञान खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लिया है। उन्होंने परिवार को वादा किया है कि आपकी न्याय की लड़ाई में हम आखिरी तक आपके साथ में खड़े रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सामान्य हर्षवर्धन जी सबकाल वहां जाकर आए, उनके साथ में भानु चिप जी थे, हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे कार्यकर्तागण थे। उसके पहले हमारी सांसद सोलापुर की प्रणीति शिंदे जी, हमारी पूर्व सांसद और हिमाचल की प्रभारी सामान्य रजनीताई पाटिल, ये सब लोग जाकर आए हैं। जगह जगह इसका निषेध भी हुआ है, लेकिन ये सरकार टस की मस नहीं होती है। ताकत से भ्रष्टाचारियों के पीछे, बलात्कारियों के पीछे, लुटेरों गुंडों के पीछे ये सरकार खड़ी रहती है। तो आज महाराष्ट्र के बहनों के मन में है कि देवा भाऊ है, ये देवा गुंडा है। ये छवि जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बना ली है। तो ये जो मांग हमने की है वो पूरे राष्ट्र के सामने रखी है, देश के सामने रखी है। और जिस तरह से निर्भया कांड के बाद एक कानून बना था, उसी तरह का कानून डॉक्टर महिलाओं के लिए पीड़िता के नाम से बनाया जाए, सख्त कानून बनाया जाए, और किसी भी तरह से कोई भी राजनीतिक दबाव में गन्ना मजदूर हो, उनके मुकादम हो कॉन्ट्रैक्टर, उनके ऊपर दबाव डालने का जो वसूली का कार्यक्रम चलता है, ऐसे किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर पर दबाव ना है। फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए उनके ऊपर बलात्कार ना हो। चारों बलात्कार कब हुए सारा सामने रखा है। यह हमारी मांग है, और अगर ये जल्दी नहीं होता है, अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, तो राहुल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में खड़ा करेंगे। धन्यवाद। सवाल होंगे तो पूछिए। सर, एक सवाल ऐसा है कि जो अभी आपने जिनके ऊपर आरोप किए, रणजीत सिंह, नाइक निंबालकर या ऐसे कोई पॉलिटिशियन हो, ये तो अलग अलग पार्टी में रह चुके हैं। पहले वो कांग्रेस में भी थे 5 साल पहले, अभी भाजपा में आए हैं, फिर वो कहीं और दूसरे पार्टी में जाएंगे। तो इसके ऊपर परमानेंट सोल्यूशन आपको क्या लगता है? क्योंकि एक जमाने में तो वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, तभी भी वो ऐसे ही थे या अभी बिगड़ गए? उनकी हिम्मत थी क्या तब ऐसा करने की? कांग्रेस में इस्तीफे होते हैं, कांग्रेस में पद से तुरंत हटाया जाता है। और आपने देखा है 2014 के पहले कितने इस्तीफे हुए हैं, जिन जिन पर आरोप हुआ इस्तीफे हुए हैं। इसलिए तो मैंने शुरुआत की, क्या बलात्कार करो, खून करो, डाका डालो, आपको पूरा संरक्षण है। क्या मेरे एक नेता का नाम बता दो कि जब कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगे हैं, मेरे एक नेता का नाम बताओ किसने क्लीन चिट दी होगी। और देवेंद्र फडणवीस जी ने पहली बार क्लीन चिट नहीं दी है। आप तो महाराष्ट्र से हो, आप जानते हो चिक्की ताई किसको कहते हैं। खड़ी नहीं है अभी वो चिक्की ताई, और चॉकलेट हो भी खड़ा नहीं है। वर्षाताई के लिए सवाल है, इस पूरे मैटर को लव ट्रायंगल का एक एंगल दिया गया था, तो उसमें कितनी सच्चाई है? सेकंड सवाल मेरा है, जो हैंडराइटिंग जो है वो अलग दिख रही है, इसका मतलब कि उसको मारने की साजिश थी क्या? और थर्ड सवाल है, अपने दादा का नाम लिया कि दादा का नाम लेकर वहाँ पे प्रेशर बनाया जाए, तो वो दादा कौन है?
पहला आपने सवाल पूछा कि जो लव एंगल का उसमें दिखाने की बात हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्षा गई, जिसके बारे में मैंने कहा कि जिस तरह से उनका रवैया रहा, उनका काम था कि महिलाओं को सुरक्षित करना, माहौल करना और उनके महिला के सशक्तिकरण के ऊपर बात करना, और जिस महिला ने इतनी सारी कंप्लेंट की उसके ऊपर इंक्वायरी करके बात करना, उनके परिवार को सहानुभूति देना, उनके परिवार से बात करना और उनकी मदद करने का काम था। लेकिन उसका न करते हुए उन्होंने उस महिला के चरित्र के बारे में बात की, चरित्र हनन किया, साथ ही में जो मैसेजेस थे वो कहीं ना कहीं ओपन करा दिए। मैं इस मामले में ये भी कहना चाहती हूँ कि जब पूरी इंक्वायरी चालू है तो सीसीटीवी फुटेज भी चैनल के पास कैसे आए, इसके ऊपर भी बड़े पैमाने पर चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरह से वो ढाल होनी चाहिए थी एक लड़की की, वो ढाल बन गई सत्ता पक्ष की, ये सरासर गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपको पता है कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बना है, अगर किसी से प्यार है तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो हत्या हुई इस मामले में तो हमको बोलना पड़ेगा। और मैंने थोड़ी देर पहले अंतिम पंक्तियों की भी बात की थी, उसमें ये कहा गया था कि उसके ऊपर वरिष्ठ विभाग की तरफ से जो है वो जांच लगी। दूसरा मैंने कहा कि डीवाईएसपी की तरफ से जो है उनके जो पत्र गए थे उसे अनदेखा कर दिया गया, और उसने लास्ट में कहा कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अगर हो भी गई है सुसाइड तो वो इंस्टीट्यूशनल सुसाइड हत्या है वो भी। तो इसके पूरा हत्या के पीछे जो है साजिश है, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बात न करते हो राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने पूरा अलग दिशा में उसको लेके जाने का काम किया। तो पहला सवाल का यह है कि अगर किसी का प्यार है तो इसका मतलब उसकी हत्या का उससे संबंध नहीं आप जोड़ सकते, इसका पूरा आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। आपने जो उसकी चैट क्या कहते हैं पूरे पब्लिक में कही है वो गलत था। इंक्वायरी चल रही है, आप इंक्वायरी की नहीं है, जज है, सिस्टम है, जुडिशरी है, वो अपना निर्णय कर लेगी। दूसरा आपने हाथ की बात किया तो मैंने उसका जिक्र किया कि जो हस्ताक्षर के तज्ञ हैं उनका कहना है कि जो हस्ताक्षर उनके पत्र में है और जो हस्ताक्षर उनके हाथ पे है, कुछ शब्द की भी मैंने जिक्र किया वो अलग है। तो उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पूरी उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी पूरा तरीके से जो है उसकी जांच के बाद सच्चाई आनी चाहिए। और तीसरा आपने जो सवाल मुझे पूछा, तीसरा सवाल क्या था आपका? दादा। अब आपको भी पता है दादा कौन है। मैं रणजीत सिंह निंबाळकर जी की बात कर रही हूँ, उनके सहकारियों की बात कर रही हूँ, शुगर फैक्ट्री के कर्मचारियों की बात कर रही हूँ, जिस तरह से प्रशासन उनका काम करता था उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस जी से और एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देवेंद्र फडणवीस साहब जब से जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आप लगातार देख रहे हो कि होम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उन्हें महाराष्ट्र में एक नया पैटर्न किया है। चाहे आपको पता है कि संतोष देशमुख जी की हत्या हो, सोमनाथ सूर्यवंशी जी की बात हो, बदनापुर की बच्चों का बलात्कार की बात हो, चाहे पौष गाड़ी की बात हो, चाहे वर्ली के सीली पे जो गाड़ी ठोकने की बात हो गई उसमें एक्सीडेंट में एक औरत की मृत्यु हो गई, इसकी बात हो या ये प्रकरण की बात हो, हर आरोपी पहले फरार होता है और पुलिस यंत्रणा उसे पकड़ नहीं पाती। वो खुद ही सामने से आके फिर आके जो है वो कहता है कि मैं आया हूँ, मुझे अटक कर दीजिए। ये नया सिस्टम कहाँ से आ गया आप बताइए। सूर्यवंशी की तो अपने जैसे मैंने कहा कि पुलिस में कस्टडी में जो है उनकी मौत हो गई। संतोष देशमुख जी के बताइए आप मुझे, वाल्मीकि जो अटक हुई है वो खुद आए, अभी तक उनके जो एक गुनेगार अभी तक अटक ही नहीं हो पाई। बदनापुर के ट्रस्टी कितने दिन तक फरार रहे? हाँ, महादेव मुंडे जी बताइए। तो मेरा एक सवाल आ रहा है कि पुलिस यंत्रणा कर क्या रही है महाराष्ट्र की? आप होम मिनिस्टर हो, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो तो आप किसी और को होम मिनिस्टर बना दो। लेकिन आप होम मिनिस्टर भी रहना चाहते हो, आप जो है मुख्यमंत्री भी खुद ही हो और आप क्लीन चिट भी खुद ही दे रहे हो अपने आप को। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप जज थोड़ी ना हो, न्याय व्यवस्था आज भी मौजूद है। और जिस तरह से महिला के साथ हुआ, आपने तो महिला के प्रति सहानुभूति करनी चाहिए थी। आप खुद को कहते हैं मैं भाऊ, आप तो भाऊ हमको कहीं दिखे नहीं। आप तो प्रस्तावित व्यवस्था के साथ खड़े रह गए, अपने पार्टी के पूर्व सांसद के साथ खड़े रहे, आप तो पुलिस यंत्रणा के साथ खड़े रह गए। जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं उनके साथ आपने स्टेज शेयर किया, तो आप किस चीज की बात कर रहे हो? एसआईटी स्थापन करने की आप दोनों बात कर रहे हैं। जिस तरह से माहौल पूरे देश में है, महाराष्ट्र में भी जिस तरह से माहौल है, क्या आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी क्या? अगर नहीं होती है तो आपके सामने क्या रास्ते हैं? आंदोलन। इतना स्पष्ट तरीके से उस महिला ने लिखा है। चौथा बलात्कार जब 20 दिसंबर को हुआ, उसमें लिखा है थाने में बुलाकर फिर हमला, कहा अभी फिटनेस नहीं दिया, देख लो इसके बाद ब्लैकमेल, वीडियो वायरल कर दूंगा। इतने स्पष्ट तरीके से हाथ पे लिखा हुआ डाइंग डिक्लेरेशन है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। क्या जनता ये सहन करेगी? क्या इस देश की महिलाएं जिन्हें लड़की कहा जाता है, कहीं लाडली कहा जाता है, तो बीजेपी का सही चेहरा जो है, असली चेहरा जो है, घृत चेहरा जो है, वो स्पष्ट तरीके से सामने आया है। और कितने सबूत सामने रखना चाहिए? मैं मीडिया को भी विनती करूंगा, मैं ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये विषय तुम्हारे हमारे बहनों का है, माताओं का है, बच्चियों का है। आपने भी इसे जोर शोर से उठाना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए। सरकार को बाध्य करना चाहिए, हमारे साथ मिलकर हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के अधिकार का सवाल है, बहुजनों के अधिकार का सवाल है। मजदूरों को मारा जाता है, पीटा जाता है, फिटनेस सर्टिफिकेट जबरन लिया जाता है और फिर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये घिनौनी हरकत नहीं है। एक महिला आयोग की अध्यक्ष है, सदस्य, आपने पूछा कि महिला सदस्य की मांग करोगे क्या आप, तो ये एक घिनौनी सोच है। ये महिला पुरुष से परे है। महिला अध्यक्ष जाकर वहां कहती है, लांछन लगाती है उसके चरित्र पर, तो क्या महिला और क्या पुरुष? सोच की बात है, ये न्याय देने की बात है, न्याय संगत बात करने की बात है। तो हमारी मांग है न्याय मिले। अब सपने तो वापस ला नहीं सकते। माता पिता ने जमीन गिरवी रखी, जमीन गिरवी रखकर उसको डॉक्टर बनाया, उसने भी सपने पूरे किए। और आप सब लोग महाराष्ट्र के लोग जानते हो,
32 लाख लोग, उसमें ज़्यादातर 90% किसानों के बच्चे और बच्चियाँ जो है वो पढ़ाई कर रही है एमपीएससी की, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। वो ऐसे ही किसी ने गहने बेचे, किसी माँ ने, किसी ने खेती बेची है, किसी ने खेती गिरवी रखी है, और अपने अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। और अगर उनके साथ ऐसा सिला होता होगा, सिस्टमिक मर्डर होते होंगे, कस्टोडियल मर्डर होते होंगे, तो उसके पीछे खड़ा रहना अपना काम है। अगर वो और पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं तो बोलते हैं कि वीडियो बाहर निकाल दोगे अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दी। तो ये पूरा नेक्सस लग रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट और ये पुलिस, ये सब लोग जो नाम सामने आ रहा है और जिस पॉलिटिशियन का नाम सामने आ रहा है, तो ये सब मिला के कुल मिलाकर ये स्टोरी है क्या, ये इशू है क्या? क्योंकि इसमें ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है और वीडियो अगर किसी के सामने है तो वो पुलिस अधिकारी होगा जिसके साथ उनके संबंध बताए जा रहे हैं। तो ये नेक्सस है क्या पूरा एक साथ मिलके हुए और ये औरत को फंसाया गया है क्या? नहीं, मैंने तो कहा है कि पूरा इसमें साजिश है और एक दबाव का जाल इसमें पूरा तरह से किया गया है और ये बड़ा नेक्सस है। और इसीलिए जो मंच पे उस दिन बैठे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, वो सभी लोग इसमें शामिल थे, जिसमें पुलिस अधिकारी भी थे, जिसमें राजकीय नेता भी थे, वहाँ के पूर्व सांसद भी थे, उनके पार्टी के सहकारी भी थे। तो मैंने तो शुरुआत में ही अपनी बातों में ये कहा है कि जिस तरह उस लड़की ने बार बार शिकायत की, मदद की, गुहार की और अपनी बात रखने की हर कोशिश की, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे डीवाईएसपी हो, और उसके बाद जब वो विफल रही तो उसने यही कहा कि मेरी सभी चीज़ों को जो है अनदेखा किया गया और उसके मौत के बाद उसको अपेक्षा थी कि उसको न्याय मिलेगा। ऐसा बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि एक महिला के प्रति देखने का नजरिया जो है वो अलग होना चाहिए। इसलिए मैंने जानबूझ के शुरुआत ये की कि उस दिन जो था वो भाई दूज थी और ऐसे समय में अगर बहनें सुरक्षित नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री किसी बात की इंक्वायरी नहीं करते हुए आते हैं और क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं मैं आपके पीछे हूँ, तो इससे बड़ा साजिश और दबाव का जाल क्या हो सकता है, इसे मुझे आप बताइए। देखिए, मैं क्रोनोलॉजी बताता हूँ आपको। उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनको विभागीय जांच में फंसाया गया, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, उसके बाद सूचना अधिकार के तहत उन्होंने उनकी शिकायत पर क्या एक्शन ली गई उस पर सवाल खड़े किए थे। ये 5-6 महीने का सिलसिला है, किसी के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उन्हें कोई जवाब दिया गया। तो ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें क्यों जवाब नहीं दिया गया। तीसरी बात, किस तहत उनके ऊपर चौकसी बिठाई गई, जांच बिठाई गई डिपार्टमेंटल। चौथी बात, उन्होंने आखिरी में ये कह दिया हाथ पर लिखकर कि मैं अभी मुझे सहन नहीं होता है। यानी चारों तरफ बलात्कार होना, जैसा उन्होंने लिखा है, हाथ पर लिखा है, शारीरिक शोषण हुआ है, प्रताड़ना हुई है, तकलीफ दी है, मानसिक तकलीफ दी है। इतना सारा लिखने के बाद और किस चीज़ को हम षड्यंत्र कहेंगे? उनके भाई का एक पत्र भी मैं लाई हूँ, उनके भाई का मैं एक पत्र भी लाई हूँ, उनके भाई का पत्र लाई हूँ। उनके भाई ने भी यही बात कही है कि लगातार अब पत्र लिख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, वो आरटीआई की मैं कॉपी लेके आया जो उसने मांगा है। ये जो चौकसी कमेटी की लगी थी उसकी पूरी रिपोर्ट मैं लाई हूँ साथ में। तो हर बार हर चीज़ में उसने अपनी गुहार लगाई है। आज फैमिली गुहार लगा रही है। फैमिली क्या चाहती है? एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, उसको न्याय मिले। वो कह रहे हैं हमें संवेदना नहीं, हमें न्याय चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिस तरह से आप सबको पता है कि एक तो लड़कियां बहुजन समाज की पढ़ती लिखती कैसे, ये आपको पता है। जिस वातावरण से हम आते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत से जाना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पे अपमान होता है, उसको सहन के आगे बढ़ना पड़ता है। और एक लड़की जब डॉक्टर बनती है और उसकी इस तरह से मौत हो जाती है, जिसके ऊपर अभी तक ये भी पता नहीं है कि वो सुसाइड है कि वो हत्या है, तो उसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उनके फैमिली को दिया नहीं जाता है। उसको खुद, जैसा इन्होंने कहा, मैंने पूरा घटनाक्रम कहा था कि 19 जून को उसने डीवाईएसपी पर कंप्लेंट की, फिर उसके ही वरिष्ठ अधिकारियों ने जो है उसके खिलाफ पूरी जांच कर दी, उसके ऊपर भी रिपोर्ट उसने पूरा लिख के भेज दिया। इतना सब करने के बाद भी जो है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज मौत होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, इस भारत के नागरिक जो इस देश के संविधान में यकीन करता है, जो आपको पता है कि बहुजन वर्ग से आता है, गरीबी से आता है, किसान का बेटा है, किसान की बेटी है, कामगार मजदूर का बेटा बेटी आती है, उनके लिए खड़ा रहना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं समझती हूँ हम सब लोग इसके लिए साथ में लड़ेंगे। जी, आपने बात चल रही है डॉक्टर संपदा मुंडे की, इससे पहले भी कई बीजेपी सांसदों के इस तरीके के महिलाओं के साथ अत्याचार के वीडियो आते रहे हैं। हर बार यही होता है कि उनके लिए आंदोलन करेंगे। आप कहते हैं कि आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। देश की जनता क्या करे? देश की जनता तो विपक्ष की तरफ ही देख रही है। और आप वो आंदोलन कब करेंगे? क्योंकि आंदोलन हो नहीं रहा, चाहे वो केरला का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो। आपने आरएसएस की बात की, केरला में भी पुरुष ने एक लड़के ने सुसाइड किया, कर्नाटक में एक सांसद की कई वीडियो सामने आए। इस तरह के कितने सारे मामले हैं, लेकिन वो आंदोलन की बात आप कहते जरूर हैं, लेकिन वो आंदोलन कभी कहीं नजर नहीं आता। और शायद आपने देखा नहीं होगा, हाथरस में आदरणीय प्रियंका जी को किस तरह से हाउस अरेस्ट करके रखा था, गंदी सी रूम में रखा गया था। राहुल जी को वहाँ जाने से रोका गया था। किस तरह का आंदोलन किया था वो आपने देखा। जिस रेवन्ना की आप बात कर रहे हो, जिसका प्रचार आदरणीय सम्माननीय प्रधान सेवक, उन्होंने कहा था कि इनको वोट यानी मुझे वोट, उसको भी जेल में जाना पड़ा। उसकी इंक्वायरी हमने की, क्योंकि हमारी सरकार थी वहाँ पे, तो हमने इंक्वायरी ईमानदारी से की। जैसे वोट चोरी की इंक्वायरी की, 2 रुपये वालों का भाव 80 रुपया हो गया, हमको पता ही नहीं चला। शायद उनको डीए दिया होगा, डियरनेस अलाउंस। और इन्होंने तो परचम ऑस्ट्रेलिया में फड़काया है। बाले धनगढ़ आपको पता होगा, ओवरसीज का उपाध्यक्ष, 5 महिलाओं को नौकरी का जाता देकर बलात्कार किया, 40 साल की सजा हुई, वो भी मुद्दा हमने उठाया है। तो आंदोलन एक प्रतीकात्मक भूमिका होती है जो प्रतिपक्ष के हाथ में होती है। दूसरी भूमिका आंदोलन की ये होती है कि संसद में उस मुद्दे को उठाया जाए।
तीसरी भूमिका होती है विधानसभा में उस मुद्दे को उठाया जाए, सड़कों पे उठाया जाए। सड़कों पे तो उठाया जा रहा है। उनका घर है बीड़ जिले की है, प्रताड़ित किया गया। देखो, भाषा के नाम पे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रताड़ित करने की तो चल गया है। सांसद ने कहा ये बीड़ की है, बीड़ की है, इस तरह से कहा। संतों की भूमि है मराठवाड़ा, उसको बदनाम करने का, उसको लांछित करने का काम किया। तो आंदोलन करते हैं हम लोग। अब दिक्कत यह है कि आप लोग सब दिखाना चाहते हो लेकिन दिखा नहीं पाते हो। आपकी भी दिक्कत है, आपकी भी दिक्कत है। सोशल मीडिया पे जाओ तो वहाँ एल्गोरिदम सेट होते हैं, लेकिन हम सड़क पे उतरते हैं, हमारा नेता सड़क पे उतरता है और ताकत से पीछे खड़े रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं न्याय देने की, क्योंकि संविधान बचाना जिन्होंने बनाया उनका भी काम है, हम बचाएंगे। इस देश में कितनी भी ताकत लगा दे आरएसएस, मनुस्मृति कभी नहीं आएगी। इस देश का संविधान रहेगा और उसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसे स्वाधीनता संग्राम में बलिदान दिए वैसे अभी भी देंगे। लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा बीजेपी से आज तक कि कितने लोग उनके वंदे मातरम कहते कहते फांसी के तक पे चढ़ गए, कितने लोगों ने भारत माता की जय करके सीने पे गोली खाई स्वाधीनता संग्राम में। तो एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। तो यह वास्तविकता है। तो हम भी लोकतंत्र को बचाने की कठिन लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां जहां हो सके वहां न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, चाहे वो संसद हो चाहे वो सड़क हो। आपने देखा होगा 300 सांसद को जाने नहीं दिया, 300 सांसद को जाने नहीं दिया। 70 करोड़ का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों को जाने नहीं दिया है। सारे सबूत सामने वोट चोरी के रखने के बावजूद देश का इलेक्शन कमिश्नर भाजपा का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। तो ये सारे कठिनाइयों का बावजूद हम लोग लड़ रहे हैं और ताकत से लड़ेंगे। वर्षा जी, राहुल जी ने इस बारे में ट्वीट भी किया था, राहुल जी ने इस बारे में ट्वीट भी किया था, कल बात भी की है उनकी फैमिली से। क्या आने वाले समय में राहुल जी खुद उनकी फैमिली से मिलने के लिए महाराष्ट्र बीड़ जाने वाले हैं क्या? उस बारे में कुछ बातचीत हुई है क्या? क्योंकि राहुल जी ने तो आश्वस्त किया है हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वहाँ उनके फैमिली के मिलने के लिए राहुल जी जाने वाले हैं क्या? देखिए, बिल्कुल राहुल जी ने वैयक्तिक रूप से उनसे बात की, फैमिली को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। और भाई साहब ने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि लड़ाई करने का काम आज विपक्ष करके कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लड़ने का काम कर रही है, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो या महिला से जो अत्याचार का मामला हो, उस मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई करने का काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी करेगी। मैं अपेक्षा समाज से करती हूँ, मैं अपेक्षा बुद्धिजीवी पत्रकारों से करती हूँ कि इस जो चीज़ है जो महिलाओं से संबंधित है, जिस तरह हम अपनी बहन बेटी, जिस तरह से अपनी पत्नी या माता की तरफ जिस तरह से हमारा होता है, उसी तरह से इस चीज़ को भी काफ़ी जो है लोगों तक लेके जाने का काम आप लोग कर सकते हैं। हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि समाज का हर वर्ग इसमें उतरेगा और इस लड़ाई को ताकत देगा। राहुल जी से भी हम बात करेंगे और राहुल जी के बारे में आपसे जब बात होगी तो हम आपको बताएंगे।